मेरे लिए संकट का हो गया कि मैं इसमें से कौन सा अंश पढ़ूं, क्योंकि वास्तव में कई बार इसका पाठ हो भी चुका है। संतोष सवेदी का संस्था में भी हुआ। मैं बीच बीच में पढ़ने सुना देता हूँ। बहुत देर तक कुम्हार चाक चलाते हुए ताज़ा नरम नरम कुल्हड़ों की पांत सजाता रहा। 20 कुल्हड़ों की 15 पांत दाईं ओर और 15 की पांत बाईं ओर वह सजा चुका था। इस बीच पेड़ में कहीं छुपी बैठी मैना कई बार तराने छेड़ चुकी थी और कुम्हार का रह मन होता कि उसे हाथ लगाकर बुलाए और पूछे कि तेरे कंठ में इतना दर्द क्यों है कि जी रोने रोने को होने लगता है। मन होता है कि जान दे दे। सहसा कुम्हार को अपने सिर पर हवा का एहसास हुआ। देखा तो मैना थी जो उसके सिर पर गहना फड़फड़ा के चाक के पास आ बैठी। मैना उसे देखते हुए इस तरह बैठी मानो अपने अंडे पर बैठी हो। कुम्हार अपने जी की बात पूछना चाह रहा था और मैना है कि आंखें बंद किए हुए चोंच डैनों में दुबकाए हुए है, मानो निधड़क हो वह आराम करना चाहती हो। कुम्हारी दबे पांव मुंह पर उंगली रखे आई और आहिस्ते से मैना के आगे अनार डाल गई। गोपी भी अनार डालने के लिए कसमसा रहा था, लेकिन वह उसे किसी तरह खींच कर ले गई। दूर पीपल की पुलई पर बैठी चील जब ढींकारी मार के उड़ी, मैना जैसे नींद से जागी, सचेत हुई और पंजों के बल उठ बैठी और ढींकारी की ओर गर्दन उठा कर देखने लगी, जैसे कुम्हार से शिकायत कर रही हो कि दुश्मनों को उसका चैन से बैठना भी गवारा नहीं। सब ओर से उस पर निगाह रखे हैं। अब इस दुष्ट चील को देखो, घंटों से उस पर नजर रखे है। सोच रही होगी कि कब ठंडी हो, कमजोर हो तो उसका ग्रास बने। तुम्हारे पास बैठना तो उसे और भी खल रहा होगा कि यहाँ कैसे आ बैठी। टिंकारी से चतला रही है कि मैं तेरे आसपास ही हूँ, बच के कहाँ जाएगी। कुम्हार ने जैसे उसका आशय टाल दिया, आंखों में सख्ती लाकर बोला, मैना रानी तुम निष्फिकर होकर यहाँ बैठो, कोई डरने की बात नहीं। जब तक मैं हूँ तुम्हें कोई छू नहीं सकता। ये चील मरे जानवरों पर ही मंडराएगी, यहाँ आने की हिम्मत नहीं है उसकी। एकाएक मैना पसर कर इत्मीनान से बैठ गई। कुम्हार चाक चलाने लगा। सहसा बाल्टी में हाथ डालकर मिट्टी छुड़ाते हुए उसने मैना से पूछा, कहो तो तुम्हारे लिए बड़ा सा पिंजरा बनवा दूं, तुम आराम से उसमें बनी रहो और चहको। मैना ने कोई जवाब नहीं दिया, जिसका मतलब था कि पिंजरा मेरे लिए मौत का बहाना होगा। अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो पिंजरा बनवा दो। कुम्हार हाथ जोड़ता करुणार्थ स्वर में बोला, ना ना, मेरा मतलब ये जरा भी नहीं। मैंने तो तुम्हारे लिए छांव चाही थी। मैना बोली, खुला आसमान मेरी छांव है, वही सबसे बड़ा पिंजरा है मेरा। एकाएक उसने आसमान की नीलाहट को गौर से देखा, फिर गहरी सांस छोड़ते हुए बोली, हम सभी इस नीलाहट को दूर तक भेज देते थे। हम कभी इस नीलाहट को दूर तक भेज देते थे। कहते कहते वह एकाएक सुस्त सी पड़ गई, जैसे किसी आतंक ने जकड़ लिया हो। कुमार समझ रहा था कि उसके साथ जरूर कोई जुल्म हुआ है, तभी इसकी आवाज दर्दीली और दिल को रुला देने वाली है। नहीं, कंठ में ये बात कभी आती ही नहीं। दर्द तो इसकी आत्मा में है जो बेचैन कर डालता है।
एकाएक उसका मन हुआ कि पूछे आसमान की नीलाहट को भेदने का रहस्य, लेकिन वह पूछ नहीं पाया। शब्द जैसे हलक में आकर अकड़ गए, बाहर निकल ही नहीं पाए। धूप तेज हो गई थी और नीम के नीचे सिकुड़ रही थी। कैसी भी चिलचिलाती धूप हो, अगर हम जिद कर लेते तो दूर तक सूरज की ओर बढ़ते जाते, लेकिन सूरज की तरफ कभी कोई बढ़ पाया है? मैना ने तेज धूप की तरफ देखते हुए कहा, फिर एकाएक चुप हो गई। थोड़ी देर बाद बोली, मेरा मैना कभी हार मानने वाला पंछी नहीं था और उसने कभी हार मानी भी नहीं। कैसी भी कठोर स्थिति हो, वह उससे जूझता ही रहता था। कुमार चाक रोके मैने की तरफ एकटक देखता, उसकी बातों को गौर से सुन रहा था। उसे यकीन था कि मैना एक न एक दिन अपने आप उसे मन की बात जरूर बताएगी। बारिश में उसने कभी ताल तलैया या गड्ढे से पानी नहीं पिया। वह आसमान में उड़ता और धारदार पानी से अपनी प्यास बुझा लेता था। कुमार ने आसन बदला और पालथी मार के बैठ गया, और वह इतनी तरह की आवाजें निकालता कि संगीत उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। कहते कहते मैना एकाएक उदासी हुई। मैना की याद ने उसे अंदर तक भिगो दिया। वह आगे कुछ बोल न सकी। एकांत चाहती थी वह, जहां जी भर के रो ले ताकि जी जुड़ा जाए। इस लिहाज से वह उठी, उसने डैने फड़फड़ाए और उड़कर नींद में कहीं छुप गई। दोपहर का खाना कुम्हार ठीक से खा नहीं पाया। एक छोटा फैसला हो गया। राजा अपने महल में है और इस बात से खुश कि मैना उसके हाथ में आ गई है, जिसका कि उसे बेसब्री से इंतजार था। मैना के लिए सोने का पिंजरा बनवाया गया था। मैना उसके अंदर बंद है। चांदी की छोटी छोटी कटोरियों में उसके लिए दाना पानी रखा है। पिंजरे में झूला भी है, जिसकी रस्सियां सुनहरे रंग की हैं। कुल मिलाकर झूला पालने जैसा है, जिस पर मैना आराम से सोते हुए झूले का आनंद ले सकता है। मैना को जब से पिंजरे में फंसाया गया है, वह उदास है और बेतरह दुखी। कहते कहते मैना क्षण भर को चुप हो गई। फिर कुम्हार से आगे बोली, जानते हो भोला, वह दुखी क्यों है? अगर मैं भी साथ होती, वह तनिक भी दुखी ना होती। जब उसे फंसाया गया और मैं साथी थी, लेकिन दुष्टों ने उसे मुझे परे कर दिया। उन्हें तो सिर्फ मैना, गवैया मैना चाहिए था, जो राजा की चाह थी। अब तुम यहाँ देखो, मैंने हजारों परिंदों के साथ विरोध किया तो गोलियां चलने लगी। हजारों की तादाद में परिंदे मारे जाने लगे। तड़पड़ाते हुए आसमान से दर गिरते। सारी सड़कें मृत परिंदों से हट गई थी। छिपकर मैंने किसी तरह अपनी जान बचाई। बस तसल्ली इतनी थी कि मैं मैना को साफ देख पा रही थी। उसके पास जाना खतरे से खाली नहीं था। बंदूकें ताने सिपाही भून जो डालते। राजा धीरे धीरे चलता पिंजरे के पास आया। मुस्कुराते हुए उसने मैना को देखा। मैना ने नफरत से मुंह फेर लिया। राजा ने तनिक भी बुरा न माना। कहा, तुम कहाँ वीराने जंगल में खतरनाक जंगली पशुओं के बीच में असुरक्षित, न दाना न पानी। यहाँ तुम महल में हो, राजा के महल में। हजारों सेवक तुम्हारे सामने हाथ जोड़े खड़े हैं। यहाँ से दुनिया जहान को देखो, कितनी सुंदर, कितनी हसीन है। न कोई दुख, न कोई दर्द, हर तरफ शांति शांति और शांति। ऐसी शांति की सारी तकलीफें फना हो जाएं। तुम्हारे लिए हमने सोने का पिंजरा बनाया है, ऐसा पिंजरा कि कहीं दूसरा न मिलेगा। कहने को यह पिंजरा है, लेकिन यह पूरा महल है। दुनिया के सबसे मीठे फल, दूध और मेवे और पानी ऐसा कि सीधे मेघों से लाया हुआ, पारदर्शी। महल की सारी बेगमें आपके सामने स्वागत में खड़ी हैं। तुम गाओ कि सब कुछ संगीतमय हो जाए, जैसा तुम जंगल में गाते थे, उससे भी मीठा, पंचम स्वर में त्राही त्राही मच जाए। मैं अपने सीने में नेजा चुभो लूं। मैना ने प्रश्न किया, मुझे कैद क्यों किया गया है?
राजा विनोद में बोला, आप कैद नहीं, आप कैद में नहीं, महल में हैं, फूलों की सेज पर, चांदनी के अंक पर, बादलों के पंख पर, हवाओं के लंक पर। मैंने फिर प्रश्न किया, जब मैं महल में हूं तो यह पिंजरा क्यों? राजा ने कहा, पिंजरा तो आपका बिस्तरा है, आप महसूस करो कि आप पिंजरे में नहीं हो तो आपको सचमुच लगने लगेगा कि आप पिंजरे में नहीं हैं। आप पहले आराम करें, फलों का सेवन करें कि फिर संगीत की चर्चा होगी। राजा हंसा। मैना ने कहा, हमारी मैना को यहाँ बुला दे। राजा ने कहा, आपके अलावा यहाँ कोई दूसरा नहीं होगा, यह सब आसाइश सिर्फ आपके लिए, आपके सम्मान में है। मैना ने कहा, वह मैना कोई और नहीं, मेरी ब्याहता, मेरी खरैतिन है। राजा ने मुस्कुराहट के बीच में कहा, अपनी पत्नी खरैतिन को भूल जाओ। राजा कहता कहता अपने रनिवास में चला गया। रात घनी हो गई थी, महल धीरे धीरे अंधेरे में डूब गया। दूसरा हिस्सा। तीसरे पहर राजा आया। मैना ने कहा, तुम इतने बड़े कलाकार हो। मैना से कहा, तुम इतने बड़े कलाकार हो कि दुनिया तुम्हारा लोहा मानती है। तुम्हें अपने फन का आदर करना चाहिए और खूब खुश होकर गाना चाहिए। मैना ने जवाब दिया, मैं अपने फन का अनादर नहीं कर रहा हूं। दरअसल देखा जाए तो आप मेरे फन का अनादर कर रहे हैं। वह कैसे? राजा ने अचंभित होकर पूछा, मुझे पिंजरे में कैद करके। राजा हंसा। पिंजरा तो आपका सिंहासन है, सेज है, मंच है, आखिर उसे गलत क्यों मानते हो? वह आपके लिए होगा, मैं इसे काल कोठरी मानता हूं। अगर आपको खुले में रखा जाए तो आप खुश रहोगे? नहीं, मैं आपके पास किसी भी तरह नहीं रहना चाहता। आपका खुलापन भी कैद है, पैरों की बेड़ियां हैं। राजा अपमान की स्थिति में था। अपमान की स्थिति में सहज और मुस्कुराता रहता था, या उसकी खासियत थी। क्रोध मुस्कुराहट की ओट में रहता था। कोई जान भी ले तो क्रोध दिखता नहीं था, मुस्कुराहट दिखती थी, भोलापन दिखता था। मैना की बात ने राजा को घोर अपमान की स्थिति में ला खड़ा किया। अंदर ही अंदर राजा क्रोध से आग बबूला हो गया, लेकिन उसने जब्त किया। सहजता से मुस्कुराता रहा। लेकिन उसने मंत्री संतरियों को अपने पास बुलाया। मंत्री संतरी कोर्निस बजाते हुए राजा के सामने आ खड़े हुए। सबको देखकर राजा मुस्कुराने लगा। बोला, ये मैना तो महल सोने के पिंजरे में रहना नहीं चाहता, खुले में भी इसे रहना पसंद नहीं। अब ये कलाकार ठहरा जिसका सम्मान होना चाहिए। मैं राजा हूं, किसी का अपमान भला कैसे करूं? किसी को जबरन बंधक भी भला कैसे बना सकते हैं? या मेरे और राज्य के वसूलों के खिलाफ बात होगी? यह कहकर राजा चुप हो गया और थोड़ी देर बाद मुस्कुराता हुआ आगे बोला, मैना को मुक्त करना जरूरी है। कलाकार काल कोठरी में भला कैसे रहेगा? यह अच्छा भी नहीं। मैं उसकी बात का आदर करता हूँ। राजा ने एक नाटेगंजे आदमी की ओर देखकर पूछा। नाटागंजा आदमी राजा की एक सवाल किए जाने में भौचक्का रह गया। उसकी समझ में कुछ नहीं आया, इसलिए अपनी बारीक खिचड़ी दाढ़ी नोचते हुए कोर्निस बजा उठा। हुजूर हुजूर, वह हकला गया। कक जो हुजूर कह रहे हैं वाजिब है, सही फरमा रहे हैं हुजूर। क्या सही फरमा रहे हैं? राजा बहुत ही प्रसन्नता के भाव में पूछ बैठा। यही कि मैंने तो मुक्त कर देना चाहिए। एक कलाकार को बंधक बनाना भी गलत है। वाह! राजा मुस्कुराया बल्कि हंस पड़ा। आपने बिल्कुल पते की बात कही। क्यों साहबान? राजा सहसा मंत्री संतरियों से मुखातिब हुआ। आप लोग क्या फरमाते हैं? राजा मुस्कुराया। मंत्री संतरी राजा के मंतव्य को समझ रहे थे, इसलिए सभी भयभीत से झुककर खड़े हो गए। कोर्निस बजा उठे। बोले कुछ नहीं। सभी यह सोच रहे थे कि मैना को आखिरकार नाटेगंजे आदमी ने जुल देकर पकड़ा है और उसकी सारी मलाई भी उसने अकेले उड़ाई है।
इसलिए अगर कुछ भी लफड़ा होता है तो उसका ठीकरा नाटेगंजी आदमी के सिर पर फूटना चाहिए। इस विचार के तहत सभी बोलबंद हो गए थे। ऊपर से अनजान बनते हुए नाटागंजा आदमी राजा की मुस्कुराहट से नावाकिफ था, इसलिए पूरी तरह निष्प्रखर था और सहज। उसने राजा का दिल जीता था, इस लिहाज से भी वो अपने को राजा का खास और नजदीकी मान बैठा था। पहली पंक्ति का पहला सेवक, मंत्री संतरियों को अब वह कुछ गिनता भी न था। एकाएक उसने सोचा कि अगर कुछ गड़बड़ होती है तो गाज उसके सिर पर नहीं बल्कि मंत्री संतरियों के सिर पर गिरनी चाहिए, क्योंकि उसने तो सिर्फ उनके आदेशों का पालन किया है। जवाबदारी और जिम्मेदारी उनकी है, हम तो सिर्फ काम को करने वाले पुर्जे हैं। जवाबदारी और जिम्मेदारी से उसे क्या लेना देना। उसका दिमाग और चमकती आंखें सहसा सक्रिय हो गए। आप लोग क्या सोचते हैं? राजा फिर मुस्कुराया। बोलिए, आप, मुझे जवाब चाहिए। किसी के मुंह से एक लफ्ज ना निकला। चारों तरफ सन्नाटा। नाटागंजा आदमी खुश हुआ कि वह राजा की सवाल से बच गया, लेकिन अब सवाल उसी से था, क्यों कर दिया जाए मैना को आजाद? नाटागंजा आदमी हाथ जोड़कर बोला, हुजूर जैसा चाहें। लेकिन कहते हुए राजा मुस्कुराया। आखिरकार मैना को आजाद कर रहा हूं तो मैना का भी फर्ज बनता है कि वह मेरी बात कुछ माने। राजा पिंजरे के सामने आ खड़ा हुआ, मुस्कुराते हुए बोला, क्यों मैना, मेरी बात मानोगे ना? नाटागंजा आदमी एकाएक उत्साह से बोल पड़ा, हाँ, क्यों नहीं, मैना आपकी बात मानेगा, आप कहें तो हुजूर। राजा ने नाटेगंजी आदमी को शांत भाव से देखा, मुस्कुराया, यह प्रश्न आपसे नहीं है जनाब। नाटागंजा आदमी से पिटा गया, कांप गया, पसीना पसीना हो गया। राजा कहीं नाराजगी में तो नहीं बोल बैठा है? हे भगवान, क्या करें, बचा लो मालिक। इस बीच राजा ने पिंजरे में हाथ डाला, मैना को पुचकारा, इधर आ प्यारे गवैये, इधर आ। कहते उसने मैना को पकड़ लिया। नाटेगंजी आदमी ने चैन की सांस ली, बच गया। मालिक ने उसकी सुन ली। तुझे आजाद किया जा रहा है, तू मेरी बात भी एक मान। राजा मुस्कुराया, ठठाकर हंसा और बोला, नीले आसमान में उड़ के दिखा, हैरत अंगेज करतब दिखा। दुनिया तो देखे तेरा करतब। हाँ, उड़ मैना, उड़, नीले आसमान में उड़, दूर दूर तक उड़, आसमान की नीलाहट के पार उड़। राजा ने मैना को चूमते हुए पिंजरे के ऊपर बैठा दिया और कहने लगा, ऐसे उड़ कि सब तेरे करतब से निहाल हो जाए। उड़ मैना उड़, नीले आसमान में उड़, दूर दूर तक उड़। राजा ने देखा मैंने उसकी बात को नहीं माना, उल्टे निर्भीक सा तनकर उसकी तरफ देखने लगा, जैसे कह रहा हो कि मैं तेरी किसी बात को नहीं मानता। होगा तू राजा, मेरा राजा तू कतई नहीं। तू तो जालिम हत्यारा है, जिसने मेरे बहाने बेकसूरों को मार डाला। सही सोचता है तू, राजा मुस्कुराया। एकाएक उसने अब उसके पंख नोट डाले और अट्टहास के बीच कहा, सही कहता है तू, लेकिन प्यारे उड़ तो, तेरी उड़ान तो देखूं। देख, मैं तेरे लिए कवित्व गाता हूँ। उड़ प्यारे गवैये, उड़, नीले आसमान की अनंत गहराइयों में उड़ गवैये। पंख नोचे जाने पर मैना बेतरह घबरा गया, रोने को हो आया। कैसा जालिम है यह हत्यारा कहीं का, पंख नोचता है और कहता है कवित्व गाता हूँ, नीले आसमान उड़। राजा ने एकाएक उसे अपने मुलायम हाथों में जकड़ लिया, मुस्कुराते हुए आगे कहा, तो उड़ा नहीं, खैर कोई बात नहीं, आजाद लोग अक्सर ऐसा करते हैं, मत उड़ तू, लेकिन तू नाच हो सकता है। अच्छा गवैया, अच्छा नर्तक भी होता है, तुझे नाचना होगा। नाच प्यारे नाच, सारे बंधन तोड़ के नाच। मैना ने जब फिर दृढ़ता से उसके आदेश की मुखालफत की तो राजा ने उसे करारा दंड दिया। दोनों पांव उसके तोड़ डाले और जोरों से हंसता बोला, टूटे पांव से नाच,
मैना नाच टूटे पांव से नाच करता, राजा की आंख जरूर फोड़ डालता, किंतु लाचारी क्या गुदगुदाता है, नहीं नाचेगा, कोई बात नहीं। राजा हंसा, गाना तो तू अच्छे से गाता है, पंचम स्वर में तो गा, पंचम स्वर में गा, ऐसा कि त्राही त्राही मच जाए, पंचम स्वर में गा प्यारे कवि, सुरीले स्वर में गा, हाँ ऐसे। मैना का पुनः विरोध कि राजा ने खिलखिलाते हुए उसकी गर्दन न रोटी। आधी रात को कुमार की एक इसके बारे में बता रहा हूँ, इसी उपन्यास के बारे में बताया।